हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है लॉ ऑफ टॉट से। जैसे कि आपको पता ही है, इसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है डिस्कस नेचर ऑफ टॉट एंड डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करेंगे टॉट कहते किसे हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है अपकृत्य से। तो बहुत जनरल स्पीकिंग हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, टॉट की अगर हम बात करें, अपकृत्य टॉट, तो यह जो शब्द है वो लैटिन भाषा के टॉटम शब्द से बना है, जिसका जनरल स्पीकिंग मीनिंग होता है गलत, रॉन्ग। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके जो लीगल राइट्स हैं उनका वॉयलेशन किया जाना। बहुत सिंपल शब्दों में कह सकते हैं लीगल डैमेज पहुंचाया जाना, कोई ऐसा काम करना जिससे किसी व्यक्ति के जो लीगल राइट्स हैं उनका वॉयलेशन हो रहा है, उस व्यक्ति को लीगल डैमेज पहुंचाया जा रहा है। टॉट क्या है? टॉट एक सिविल रॉन्ग है। क्या है टॉट? टॉट एक सिविल रॉन्ग है। कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। टॉट जो है, लॉ ऑफ टॉट जो है, वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, वो कोडिफाइड नहीं है अभी तक। टॉट क्या है? टॉट एक सिविल रॉन्ग है और जिसके लिए डैमेजेस क्लेम किया जाएगा। पर यहाँ पर जो डैमेजेस क्लेम किया जाता है वो डैमेजेस अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। टॉट के बारे में और एक्सप्लेनेशन में जानेंगे हम बाय डेफिनेशंस। तो लिमिटेशन एक्ट के तहत भी इसको डिफाइन करा गया है। टॉट को सेक्शन 2 सबसेक्शन एम में डिफाइन करा गया है लिमिटेशन एक्ट के तहत। टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। परिभाषा बहुत क्लियर करती है कि टॉट का मतलब सिविल रॉन्ग से होता है, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कहा जाता है। सामंत ने भी इसकी परिभाषा दी है। टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अभी मैंने कहा था टॉट एक सिविल रॉन्ग है और इसके लिए रेमेडी क्या है? सिविल रॉन्ग के लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। वही बात है जो अभी हम रीड करके आए थे। बाय बिनफील्ड, tortious liability arise from the breach of duty primary fixed by law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by action for unliquidated damages। भाई बहुत सिंपल सी बात है। टॉट का मीनिंग क्या है? मेनली अपकृत्य, जो टॉट लाइबिलिटी है वो कैसे अराइज होती है? जो आपकी लीगल ड्यूटी होती है, जो आपको लॉ की तरफ से जो आपकी लीगल ड्यूटी तय करी गई है, उस लीगल ड्यूटी को आपने ब्रीच करा है। और ऐसी लीगल ड्यूटी आपकी किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राइट इन रेम है, बल्कि ये जनरल पर्सन के लिए पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और इसमें टॉट में एक मेन डिफरेंस ये भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो आपकी ड्यूटी होती है, वो केवल ओनली उन पार्टीज़ के बीच तक ही सीमित होती है। पर टॉट के लिए जो लाइबिलिटी होती है, जो ड्यूटी होती है, वो पर्सन जनरल पर्सन के लिए भी पाई जाती है। और अगर कोई इस ड्यूटी को ब्रीच करता है तो उसके लिए क्या एक्शन लाया जाएगा? उसके लिए डैमेजेस क्लेम किया जाएगा। किस प्रकार का? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यहाँ पर क्लेम किया जाएगा इसमें। और अगर आप इस डेफिनेशन को क्लियर करेंगे तो यही बात इसमें अराइज होती है कि टॉट कैसे अराइज होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर एक पर्सन है ए और वो बी के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोल रहा है, मतलब बहुत सिंपल बात रखते हैं, जो ए है वो बी का डिफेम कर रहा है, तो यहाँ पर इस बी के पास में, जो बी है उसके पास में जो उसका लीगल राइट है, उसका वॉयलेशन हो रहा है, उसका डिफेमेशन किया जा रहा है, उसका समाज में जो इसकी इज्जत है, जो उसकी रेपुटेशन है, उसे कम किया जा रहा है उसे। तो बी के पास यहाँ पर ये राइट आ जाता है इस संबंध में कि जो बी है वो इस ए के अगेंस्ट आईपीसी के तहत भी, आपको याद होगा आईपीसी में 499 में डेफिनेशन को डिफाइन करा गया है, डिफेमेशन को डिफाइन करा गया है, तो वो वहाँ जाकर भी उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, उसे पनिश करवा सकता है। और वहीं पर बी के पास ये राइट भी होगा कि जो डिफेमेशन है वो अपने आप में एक टॉट भी है और वो यहाँ इसमें ए के अगेंस्ट डैमेजेस भी वो क्लेम कर सकता है। वो इसमें मैंने कहा था कि जो टॉट है
वो कब एराइज होता है, जब आपकी जो लीगल ड्यूटी है आप उसको ब्रीच कर रहे हैं, और वो लीगल ड्यूटी आपकी किसके लिए थी, संपूर्ण समाज के लिए पाई जा रही है। देखिए एक एग्जाम्पल और बात क्लियर कर देगा। ए है, वो एक सड़क पर चल रहा है, अब यहाँ पर वो एक मोटर गाड़ी मतलब बाइक पे जा रहा है, जो ए है वो बाइक लेके जा रहा है, तो ऑफकोर्सली उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एक सामान्य गति में अपनी बाइक को चलाए। लेकिन यहाँ पर जो ए है वो क्या कर रहा है, वो सामान्य गति से तेज उसमें अपनी बाइक को चला रहा है। सामने से बी आ रहा है जो कि बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ए यहाँ पर क्या कर रहा है, ए की यहाँ पर ड्यूटी है कि नहीं है। अब ए क्या कर रहा है, ए अपनी इस ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है। ए ने बहुत तेज गति से सामान्य गति से तेज गति में बाइक चला रहा है, जिसकी वजह से वो बी को टक्कर मार देता है और बी को हानि पहुंचा देता है। यहाँ पर अब बी के पास में क्या राइट आ जाता है, क्योंकि बी के अगेंस्ट ए ने क्या करा है, ए ने उसको हानि पहुंचाई है, ए ने यहाँ पर टॉर्ट किया है, ए ने यहाँ पर अपकृत्य किया है। जो उसकी लीगल ड्यूटी थी जनरल स्पीकिंग पर्सन के लिए, उसको उसने ब्रीच करा है। अब यहाँ पर जो बी होगा उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो ए के अगेंस्ट एक्शन ला सकता है, वो ए के अगेंस्ट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की मांग कर सकता है। यहाँ पर अनलिक्विड डैमेजेस मतलब ऐसी डैमेजेस जो कि कोर्ट द्वारा डिसाइड की जाएगी, पहले से आप इसको तय नहीं कर सकते कि कितना सामने वाली पार्टी को डैमेजेस पहुंचा है। और कुछ इन्हीं आधारों पर मेन डिफरेंस पाए जाते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और टॉर्ट में। जैसे कि बहुत सिंपल है, जो टॉर्ट होता है ना, वहाँ पर आप लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हैं, अब तक तो बात क्लियर हो गई होगी। पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ए है वो कहता है कि वो अपनी कार बी को 5 लाख में बेचना चाहता है, बी भी तैयार हो जाता है। आगे जाकर ये बी जो है वो इस कार को खरीदने से मना कर देता है। इसका मतलब जो बी है वो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बिटवीन पार्टीज हुआ है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसके आधार पर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर जो टॉर्ट होता है वो जनरल स्पीकिंग मैंने अभी बताया था, जो लीगल ड्यूटी होती है वो सभी व्यक्ति के लिए होती है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ओनली बिटवीन पार्टीज तक ही सीमित पाया जाता है। आप टॉर्ट के तहत जो डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो ए था उसने बी को डिफेम किया था, बी के पास ये राइट है कि वो यहाँ पर अगर चाहे तो लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि डिफेमेशन भी यहाँ पर एक टॉर्ट माना गया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि कितना डिफेमेशन हुआ है, इसको आप पहले से तय नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आप डैमेजेस की मांग करेंगे वो अनलिक्विड डैमेजेस होगा। पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता होगा कि अगर पार्टीज चाहें तो पहले से ही अपना डैमेजेस वो क्लेम करके रख सकती हैं, पहले से वो अपना डैमेजेस यहाँ पर तय करके रख सकती हैं वो इसमें। अभी फिर से वही बात आ जाती है कि जो टॉर्ट होता है राइट इन रे में, वो मतलब संपूर्ण समाज के लिए लीगल ड्यूटी की बात करता है, पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो केवल पार्टीज तक ही सीमित माना जाता है। अगर हम बात करें तो टॉर्ट में और क्राइम में भी डिफरेंस पाया जाता है। जो व्यक्ति टॉर्ट करता है उसे हम टॉर्ट फीजर कहते हैं, पर जो व्यक्ति क्राइम करता है उसे हम ऑफेंडर कहते हैं। टॉर्ट के तहत आप सिविल रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब सिविल कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, पर जो क्राइम होता है वो क्रिमिनल कोर्ट में उसकी कार्रवाई चलती है, वो क्रिमिनल रॉन्ग होता है। वो लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड नहीं है पर क्रिमिनल लॉ कोडिफाइड है। लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत आप डैमेजेस क्लेम करते हैं, पर क्रिमिनल केस में आप उसे पनिशमेंट, ऑफेंडर को आप पनिशमेंट दिलवाते हैं। तो यही इसी आधार पर कुछ डिफरेंस है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।